गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। सर आज हम जुड़े हैं दोबारा से लॉ के लिए, कॉर्पोरेट लॉ। उसमें हम देख लेते हैं सेक्शन 128, 129 जो बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ पिछली क्लास का। हमने सेक्शन स्टार्ट करा था सेक्शन 128 देन 129। ये क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली कि कंपनी को मैंडेटरी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, मैंडेटरी करनी है। अच्छा, अगर हम आगे फर्दर रूल्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हमें किस फॉर्म में करनी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करनी है, सॉफ्टवेयर में रखना है। दूसरा, वो सॉफ्टवेयर भी कैसा होना चाहिए, एडिड लॉग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो लॉग बनाता चले। क्रिएशन कब करा, ऑल्टरेशन कब करा, ठीक, दोबारा मॉडिफाई कब करा, ये क्या बनाता चले, लॉग बनाता चले। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एडिड लॉग। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, राइट, तो आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। आपका बायोमेट्रिक से क्या पता चलता है ये व्यक्ति कितने बजकर कितने मिनट पर एंटर करा है, राइट। जब आप जाते हो तो बायोमेट्रिक से क्या करते हो, साइन ऑफ करते हो। क्या पता चलता है कि ये व्यक्ति कितने बजे निकला है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑन दैट बेसिस उसकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो इन और आउट का लॉग बन गया डे वाइज। तो यस, ऐसी एंट्री में बनता है। कब ये वाउचर एंटर्ड हुआ, ठीक है, क्रिएशन आ जाएगा, डेटा जाएगी। अच्छा, कब इसमें ऑल्टरेशन हुआ और क्या ऑल्टरेशन हुआ, ठीक। तीन ही चीज आती हैं, ध्यान रखिएगा, तीन चीज आती हैं, डेट, टाइम एंड रीजन। रीजन में क्रिएशन, ऑल्टरेशन, क्या हुआ है। अच्छा, अगर क्रिएशन हुआ है तो ठीक है, आपके सामने एंट्री है। ऑल्टरेशन हुआ है तो बताएंगे क्या ऑल्टर करा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे नरेशन गलत डल गई थी एंट्री में, आपने नरेशन सही करी है, ठीक है, इट इज एन टेनेबल ऑल्टरेशन। बट अगर आपने अमाउंट में फेरबदल करा है तो यस, पहला क्वेश्चन कौन उठाएगा, ऑडिटर, कि भाई साहब आपने अमाउंट में फेरबदल क्यों करा, ठीक है ना। क्यों पहले वाउचर सही चढ़ाया था या गलत चढ़ाया था, मेरे को क्या दिखाओ, वाउचर की कॉपीज दिखाओ। तो ठीक है, एडिड लॉग बनता जाएगा। ये अभी केवल कॉर्पोरेट्स पे लागू है एडिड लॉग, ना तो इंडिविजुअल पे ना पार्टनरशिप फर्म पे अभी कोई भी एडिड लॉग सॉफ्टवेयर लागू नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट इंक्लूड्स बोथ कंपनी एज वेल एज LLP, दोनों पे क्या है, एडिड लॉग सॉफ्टवेयर, राइट। अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, एडिड लॉग सॉफ्टवेयर में। चलते हैं सेक्शन 129 की तरफ, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पेज नंबर 68। बुक लाए हो, बुक मिली थी ना लॉ की, नहीं लाए, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से क्या देखोगे, अब भी नहीं लाए, मिली नहीं थी उस दिन, दी तो थी उस लोगों ने, भूल गए। अच्छा, किसी किसी को दी थी। सर चलिए पढ़ते हैं, आप उनके साथ ज्वाइन कर लो पीछे। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल मतलब 100%, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू समझा था ना हमने। ट्रू एंड फेयर को क्या समझा था, लेस देन 100% अश्योरेंस। हाँ, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट्स, स्टेटमेंट ऑफ PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, है ना, डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर्स। 5 चीज आते थे, अरे यस या नो, ठीक है। तो वो कैसे होना चाहिए, क्या देते हुए होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब लेस देन 100% अश्योरेंस, ठीक है, ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट डू मीन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट एंड P&L, लिखा भी है इस पे शायद, ओके। एंड कंप्लाई करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस। अब हर एक, अब आप इंटरमीडिएट में आ गए हो, अब हर एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किसके द्वारा होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा होगी। हर एक हेड को पकड़ेंगे। व्हाट डू मीन ऑफ हेड, इधर देखेंगे, इधर आपने नाम सुना होगा, नॉन करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड, नॉन करंट एसेट्स, उसमें आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आता है, हाँ, PPE बोलते हैं इसे हम हिंदी में। तो PPE का AS है, AS 10। ऐसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन का अलग AS है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका अलग AS है।
डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो, उसको S10 में बताया गया किस तरह से बुक करना है। रिवैल्यूएशन करना है, आप तो एडजस्टमेंट मार देते थे, फिक्स एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अब बताया जाएगा किस तरह रिवैल्यूड होगा। ठीक, इन्वेंट्री नाम सुना है, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, उसको किस तरह वैल्यू करोगे, उसका भी AS है, AS2, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनाई जाएंगे, AS3 रिवाइज्ड। तो हर एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एंट्री का क्या आ जाएगा अब, यस। अच्छा, क्या ये AS केवल कंपनीज को लगते हैं? क्योंकि हम सेक्शन 129 कौन से एक्ट का पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट का पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल, लाइन किससे स्टार्ट हो रही है, शैल। पहला क्या बताया, क्या दे, ट्रू एंड फेयर व्यू, मार्क कर लेंगे, पहला कीवर्ड है ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकंड, इधर सेकंड, कंप्लाई करे विद किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मार्क कर लेंगे, कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा कीवर्ड, क्या कंप्लाई करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इधर इधर गौरव, इधर जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें 5 बातें हैं अभी जो रिवाइज करी हमने, वो मतलब उनमें जो एडजस्टमेंट गिरी है, उनमें जो एंट्री गिरी है 5 में, वो कैसे गिरनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे। क्योंकि अभी आपने मुझे बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यस 3 रिवाइज्ड, राइट। तो AS3 के अकॉर्डिंग ही क्या बनना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, गॉट इट। तो यस, हर एक एंट्री अब आपके जीवन में कैसे होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को तो लागू होंगे ही, साथ के साथ हर किसी को लागू, हर किसी को, हाँ, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो। अब बचपन में बनाते थे ना बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, अब भी बनाओगे, बट किसके साथ बनाओगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। अब हर एक एंट्री का क्या है, एक स्टैंडर्ड है, उसको ही फॉलो करना। अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस। जब आप एज एन ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट लिखते हो ना, तो आपको हर एक पॉइंट लिखना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। इसी लाइन पे इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगा देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए पब्लिक इन्वेस्ट कर देती है IPO में, आपकी ये लाइन लिखने से। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लाइन लिख देता है ना, इस लाइन के पीछे ही पागल है दुनिया। क्या लाइन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर। ऑडिट रिपोर्ट में खोजा यही वर्ड जाता है बस। अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये वर्ड मिल गया तो बस खत्म बात। अब ऑडिटर ने सब कुछ चेक कर लिया, अब दुनिया पागल है उस कंपनी के पीछे। और जिस कंपनी में ये लाइन नहीं है वो कंपनी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बहुत मैटर करेगी, बट सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी, किसके कंधों पे आ जाएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, ऑडिटर के कंधों। बट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो पता तो होना चाहिए क्या क्या चेक करना है। तो यस, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग चेक करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, गॉट इट। चले, यस। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be in form as prescribed in Schedule 3। Schedule 3 में बनने चाहिए, किसके, कंपनी के। कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में बनेंगे, Schedule 3 में बनेंगे, ठीक है। तो बचपन में पढ़ा था हमने Schedule 3, ठीक। Schedule 3 के 2 डिवीजन है, इधर देखेंगे। Schedule 3 के 2 डिवीजन, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 उन कंपनीज के लिए जिन्हें AS लागू है, डिवीजन 2 उन कंपनीज के लिए जिन्हें इंड AS, यस, AS के थोड़े से ऊपर बैठे हैं कौन, इंड AS, राइट। तो इंड AS जिन कंपनीज को लागू है उन्हें Schedule 3 के डिवीजन 2 में अपने क्या बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां लिखा है ना Schedule 3, वहां लिखिए जरा Schedule 3 को मार्क करके, ऐसे करिएगा, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2, और लिखिएगा थोड़ा सा इसके नीचे, डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ, फटाफट लिखिएगा,
ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS। सेम लाइन दोबारा लिख के यहां लिखिएगा इंड AS, फटाफट कीजिएगा। चलिए फटाफट कीजिएगा। लिखा, लिख लिया? चलो सर, प्रोवाइडेड दैट द आइटम कंटेन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम व्हाट आइटम? Provided that the item contained in such financial statement shall be in accordance with AS. Item what? Transactions? No. Item means heads. जैसे P&L में sales, closing stock, opening stock, purchases, GP, indirect expenses, NP. It is my items. Balance sheet में non-current, current, capital, current liability, non-current liability, right? गुडविल एंड ऑल, ये किससे बुक होंगे ये आइटम्स? इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो पहले भी पढ़ लिया अभी ऊपर, ठीक है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड यस, नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू। अच्छा, व्हाट सबसेक्शन? 129 सबसेक्शन 1। लिखिए फटाफट इसके ऊपर मार्क करके, यहाँ लिखा है ना सबसेक्शन, सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। ओके अच्छा, जो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में लिखा है, क्या लिखा है? 3 बातें लिखी हैं। क्या? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देंगे? गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सेकेंड, AS के अकॉर्डिंग। थर्ड, स्केड्यूल 3। बट ये तीनों कंडीशन नहीं लगेगी किन कंपनी को? पहला, इंश्योरेंस का। क्यों? क्योंकि इस पे IRDA के रूल्स लगते हैं, इन पे कंपनीज एक्ट के रूल्स नहीं लगते, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पे भी क्या नहीं लगेगा? सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 की तीनों कंडीशन नहीं लगेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाती। इनके स्पेशल स्टैट्यूट हैं, जो आपने पढ़ा था ना, PFIs, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन को क्या बनना था? ये वही है, इनके अपने स्टैट्यूट हैं, जो कहते थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैट्यूट हों और मोर देन 50% एंड ऑल। याद आ रहा है? यस, वही है ये। अच्छा, आगे लिख भी दिया, अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफाइड इन अदर एक्ट। अच्छा, कोई अदर एक्ट जैसे LLP कभी नहीं बोलेगा आपसे स्केड्यूल 3 में, क्योंकि LLP एक्ट कब का है? 2008 का है। ये कब है? 13 का है। तो पहले तो LLP आ गया होगा ना, तो LLP में कहीं नहीं लिखा कि स्केड्यूल 3 फॉलो करो, वहां पे अलग फॉर्मेट है। तो स्केड्यूल 3 किसका है? कंपनीज का, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग आ true and fair view of the state of affairs of the company merely by reason of fact that do not disclose। क्या? फर्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी बताए ना, IRDA का एक्ट लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन, इन पे क्या नहीं करना? इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनने। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरेंस एक्ट प्लस IRDA एक्ट, ठीक है। सेकेंड, बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बताया था ना अभी। नेक्स्ट, गवर्न बाय अदर लॉ जैसे LLP, तो LLP एक्ट। गॉट इट? ठीक है सर, आगे चलते हैं। सबसेक्शन 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। बिफोर मूविंग सबसेक्शन 2 मेरे को सबसेक्शन 1 याद करना है। सेक्शन 129 टॉकिंग अबाउट FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पता है 5 बच्चे आते हैं। ये 5 बच्चे क्या देंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। सेकेंड, ये किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? एस, एंड स्केड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा।
थर्ड, किन्हीं किन्हीं कंपनी को नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना, बैंकिंग कंपनी को नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये फॉर्मेट फॉलो नहीं कर। क्यों नहीं करना? क्योंकि इनके रेस्पेक्टिव एक्ट हैं, वो फॉर्मेट फॉलो करें ये लोग। ठीक है, सबसेक्शन 2 की तरफ मूव कर रहा है। चले सर, सबसेक्शन 2 में बोल रहा है एट एवरी एजीएम, एजीएम एनुअल जर्नल मीटिंग, राइट। अच्छा, पूरे एंटायर कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली 2 लोगों की मीटिंग के बारे में ज़्यादा तवज्जो दी गई है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, जिसे हम बोर्ड मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर दी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज। ठीक, एम्प्लॉयज हैं, मालिक नहीं है, ठीक है। बट मालिक कौन है? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या माने गए हैं? कंपनी के मालिक माने गए हैं। अच्छा, मालिकों को भी बताना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या कमाया पूरे साल में, कितना प्रॉफिट करा, कितना सेल्स करा, राइट। तो ये सब बताना पड़ेगा किसको? मालिकों को। कहाँ पे बताया जाएगा? एक साल में एक मीटिंग होगी विच इज कॉल्ड एज एनुअल जर्नल मीटिंग। ये किसके साथ होगी? ये शेयर होल्डर्स आएंगे इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आएंगे। कितने लोग अटेंड कर सकते हैं? याद रखिएगा एमसीक्यू पर्पस के लिए, एजीएम कौन कौन अटेंड कर सकता है? एजीएम अटेंड कर सकता है पहला शेयर होल्डर, मालिक, मेंबर्स, सेकंड डायरेक्टर्स, तीसरा ऑडिटर, राइट। ओके, दूसरी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या है? एम्प्लॉय है, वो भी अपनी मीटिंग करेंगे, यस, वो भी अपनी मीटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो अब किसकी बात की गई है? एजीएम की। सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? एजीएम एट एवरी एजीएम, हर एक एजीएम में क्या? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल ले बिफोर सच मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दी फाइनेंशियल ईयर। क्यों बुला रहे हो मेंबर को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होगा? बैलेंस शीट्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर। ये दिखाने बुला रहे हो ना, बताओगे ना उन्हें? तो यस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। कहाँ पर? एजीएम में। कौन सा सबसेक्शन बोलते हैं? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 129। गॉट इट? चलें आगे, बिना देखे नीचे। इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट that the financial statement should be present before the member at AGM. yes या no? mandatory requirement, पक्का? चलिए लिख लीजिए इसके ऊपर। अच्छा, अब एक चार्ट बनेगा। क्या चार्ट? एजीएम मैटर्स में क्या क्या एजेंडास होते हैं। ये एक एजेंडा है एजीएम का। एजेंडा, मीटिंग बुला के क्या करोगे? अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बीओडी मीटिंग्स या बोल लो बोर्ड मीटिंग्स और एजीएम में क्या क्या एजेंडा डिस्कस किए जाते हैं वो एक चार्ट पे लिखे जाएंगे, बन जाएगा एजीएम एजेंडास। तो पहला एजेंडा क्या है? डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 लिख लेंगे। चलें आगे, हो जाएगा? ठीक है, मार्क करके लिख लो, इसको चार्ट में करना है। सबसेक्शन 3 चल रहे हैं आगे। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडी पढ़ा था ना? सब्सिडी कंपनी क्या होती थी बेटा? नहीं, 2 चीज थी ना, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मोर देन वन, क्या? वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वो क्या बनती थी? सब्सिडी कंपनी। पढ़िए जरा। वेयर अ होल्डिंग कंपनी हैज व्हाट हैज वन और मोर सब्सिडी, देन होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एंड किसकी? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी, प्लस एंड को कीजिए प्लस किसकी? ऑल सब्सिडी इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। व्हाट मैनर?
एएस फॉलो होगा, ट्रू एंड फेयर होगा, स्केड्यूल 3 में होगा। लिख लो फटाफट मैनर के ऊपर। मैनर प्रेस्क्राइब 3 ही मैनर है। पहला गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। Consolidate financial statement prepare in accordance with accounting standard, and consolidate financial statement also prepare in format of schedule 3. Got it? ठीक है, आगे चलते हैं। Such consolidate financial statement also laid down कहाँ पर? Before AGM। अच्छा, बस इतनी लाइन है आपके जीवन में, इधर देखेंगे सभी बच्चे। सबसेक्शन 2 में जो एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी रखे थे, इन्हें बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट से जाके सबसेक्शन 2 में जहां लिखा है ना एफएस दिख रहा है, एफएस फॉर द ईयर, यहां लिखो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसेक्शन 2 की बात कर रहे। सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 में जहां एफएस लिखा है, इसके नीचे लिखो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंस लिख लिया? क्या हुआ? कुछ बात है? चलो सबसेक्शन 3 बात कर रहे हैं। यहां पर लाइन पढ़ रहे हैं सच से, सेकंड लाइन में आ रहे हैं सच कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन बिफोर कहाँ पे? AGM along with financial statement under subsection 2। अच्छा, जो सबसेक्शन 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनका क्या नाम है? कंसोलिडेट। और सबसेक्शन 2 में स्टैंड अलोन। माय क्वेश्चन इज दैट AGM का फर्स्ट एजेंडा तो हमने लिख लिया, डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एजेंडा नंबर 2 ऑल्सो डिस्कस कंसोलिडेट। तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर मैं केवल और केवल कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दूं आप मेंबर के सामने, तो दैट मीन्स कि मैंने सबसेक्शन 2 को भी कंप्लाई कर दिया। मतलब मैं, आप लोग एज एन मेंबर आए हो, आई एम अ डायरेक्टर, मैं आपका एम्प्लॉय हूं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, लो बॉस कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो। आप पूछोगे स्टैंड अलोन का है हमारी कंपनी के, ये तो फिर सब्सिडी दे रहे हो ना आप मुझे। हाँ, स्टैंड अलोन का इसमें ही तो है साहब। तो देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ आई एम प्रोड्यूस कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर यू। दोनों मैंडेटरी हैं, लिखिए जरा, बोथ आर मैंडेटरी। सबसेक्शन 3 पे लिख लीजिए, बोथ आर मैंडेटरी। अच्छा, सब्सी का मीनिंग कहाँ से निकलेगा? बचपन से निकलेगा, अब नहीं पढ़ाएंगे सब्सी को, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपनी मेरी सब्सी बन जाती है तो उसके एफएस मुझे अपने में कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। यस, करने पड़ेंगे, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और क्या बनानी पड़ेगी मुझे होल्डिंग कंपनी को? कंसोलिडेट फाइनेंशियल। गॉट इट? चले आगे? अरे यस या नो? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी, व्हाट कंपनी देखते हैं, कंपनी शैल ऑल्सो अटैच अलॉन्ग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द साइलेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सी एसोसिएट जेवी इन फॉर्म AOC 1। दोबारा से पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी, व्हाट कंपनी लिखो, होल्डिंग कंपनी। प्रोवाइडेड दैट द होल्डिंग कंपनी शैल, व्हाट मीनिंग ऑफ शैल? शैल 100% अटैच करेगी क्या? अ सेपरेट स्टेटमेंट। सेपरेट स्टेटमेंट, हाँ, एक स्टेटमेंट और डाली, मतलब 6th रिक्वायरमेंट हो गई। क्योंकि एफएस क्या था? इंक्लूड्स। याद आ रहा है? एफएस क्या था? इंक्लूड्स। तो 5 + 1, अरे 5 + 1, तो ये +1 हो गया ना। क्या? अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ एफएस। किसकी एफएस? सब्सी की एफएस, जेवी की एफएस, एसोसिएट। अच्छा, उनके फीचर्स बताने पड़ेंगे। किसके?
सबसी के, जेवी के, एसोसिएट के एक स्टेटमेंट के द्वारा, वो स्टेटमेंट कहाँ अटैच होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ ही स्टार्ट हो रहा है ना 129 FS, यहाँ लिखिए 5+1, और ये +1 डिपेंड करेगा आपकी सबसी है, आपकी एसोसिएट है, आपकी जेवी है तो ही लगेगा। चलिए चलें, ठीक है सर। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सबसेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 3 कंडीशन। सबसेक्शन 2 ये प्रेजेंट करनी है बिफोर AGM में। सबसेक्शन 3 कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने बच्चे हैं, मतलब इंक्लूड्स में 5+1, 5+1। ठीक है, रूल्स पे चलते हैं। रूल नंबर 6, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन। अच्छा, किस तरह आप कंसोलिडेट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल नंबर 3 प्लस एप्लीकेबल AS, राइट। अच्छा, जो आप कंसोलिडेट करेंगे ना अपनी बुक्स को सबसी की बुक्स के साथ जोड़ेंगे ना, तो कैसे जोड़ेंगे? जो शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट होंगी प्लस जो AS में रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ अ होल्डिंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द AS, इट शैल बी सफिशिएंट इफ इट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। अच्छा, अभी बात करेंगे किन किन कंपनीज को या किन किन होल्डिंग कंपनीज को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना। बात कर लेते हैं एक एग्जांपल देके। फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है A लिमिटेड, ये क्या है? होल्डिंग, राइट। सबसी के बारे में लिख रहे हैं। एक कंपनी है B लिमिटेड, ये क्या है? सबसी ऑफ A लिमिटेड, राइट। सबसी ऑफ A लिमिटेड, ठीक। एक और कंपनी है जिसका नाम है C लिमिटेड, ये किसकी सबसी हुई? अरे बता दो। सबसी ऑफ B लिमिटेड, राइट। सबसी ऑफ B लिमिटेड, तो ये क्या बन जाएगी? होल्डिंग। अच्छा, तो इसको भी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। हाँ, इन्हें तो बनाने ही पड़ेंगे। इसे बनाना, तो लॉ कहेगा ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये क्या बना लेता है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है। ये किसको होल्ड कर रही है? बी, और इनडायरेक्टली सी को भी। समझ पा रहे हो? तो ऐसी कुछ एग्जेम्पशंस आएंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखा होगा? इन होल्डिंग्स कंपनी को क्या नहीं बनाने? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने। चलो पढ़ते हैं रूल्स। रूल नंबर 6, पैरा नंबर 2, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शंस। अच्छा, अभी क्या पढ़ा? सभी होल्डिंग कंपनी को क्या बनाना है? कंसोलिडेट। बट एक्सेप्शन आ गई प्रोवाइडेड दैट से। क्या बोला? इफ अ होल्डिंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द AS, अच्छा, इट शैल बी सफिशिएंट। सफिशिएंट होगा यदि वो होल्डिंग कंपनी क्या कंप्लाई कर देती है? द प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल 3, राइट। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ओके सर। फर्दर प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई with respect that preparation of consolidate financial statement if it met all the following। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है? फिर दोबारा एक्सेप्शंस बोल रहा है। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई। ये जो रूल 6 है ना, ये नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। पढ़ते हैं पहली कंडीशन। इट इज़ अ होली और पार्शली ओन सबसी ऑफ अनदर कंपनी एंड all its other members including those are not otherwise entitled to vote have been intimated in writing and do not object
टू द कंपनी नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बात कर रहा है? यही बात कर रहा है ये। लगा के देखें, चलो। इट इज होली और पार्शली ओन कंपनी। ये होली और पार्शली है, सबसे तो है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ इट्स अदर मेंबर इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैव बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग। अगर इसके और प्लस इसके मेंबर्स इन राइटिंग में क्या दे दें कि इसको जरूरत नहीं है किसकी? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बी लिमिटेड को क्या नहीं बनानी? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी, राइट? ठीक है। बट यहां पर एक चीज थी, ऑल। व्हाट डू मीन ऑफ ऑल ऑफ इट्स अदर मेंबर? व्हाट डू मीन ऑफ ऑल? सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे। हाँ, अगर एक ने भी ऑब्जेक्शन उठाया तो बनानी पड़ेगी। मार्क करो जरा ऑल। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर 2, इन कंपनीज को भी क्या नहीं बनाना? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिनकी सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड एंड आर नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अच्छा, इधर सपोज बी लिमिटेड लिस्ट होने जा रहा था, इसने एप्लीकेशन ऑफ लिस्टिंग दे रखी है, तो इसके सारे के सारे मेंबर भी बोले ना, तो भी इसे क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि क्या लिखा था? ऑल ऑफ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 टूट गई ना, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में, तो इसको क्या बनाना मैंडेटरी है? ठीक है, यस। पॉइंट नंबर 3, अल्टीमेट। अल्टीमेट कौन है जी? बताया था ना, ए लिमिट। अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC इन कंप्लायंस विद इंड AS के साथ। अच्छा, आगे भी कंडीशंस हैं, अभी रुक जाइए। 3 कंडीशन जो अभी पढ़ी उनको रिवाइज करते हैं कि किन किन कंडीशंस में क्या नहीं बनेगी? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। 3 कंडीशन एंड से जुड़ रही है और से? एंड से जुड़ रही है। पहली कंडीशन, अगर सारे के सारे मेंबर्स क्या बोल रहे हैं? राइटिंग में कंसेंट दे दें कि हमको क्या नहीं बनाना? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं। प्लस इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी शुड नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या लिस्टेड कंपनी ना हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्लस इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी क्या फॉलो करेंगी CFS बनाते समय? इंड AS। अच्छा, तो मतलब इंड AS की रिक्वायरमेंट तो आपने नेटवर्थ से बताई थी। हाँ, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो उन पे लगेंगे, प्लस इस वाली पे अल्टीमेट होल्डिंग पे अगर इंड AS लग रहे होंगे ना, तो इसको भी इंड AS फॉलो करना है, इसको भी, चाहे इनकी नेटवर्थ 500 से कम क्यों ना हो, फिर भी इन्हें क्या फॉलो करना है? क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बन पाएंगी जब सारी की सारी कंपनी क्या फॉलो करती हो? इंड AS। मतलब पापा तो इंड AS फॉलो कर रहे हैं, बच्चे AS फॉलो कर रहे हैं, तो पहले पापा को क्या करना पड़ेगा? AS से कहाँ जाना पड़ेगा? इंड AS, और फिर इंड AS से क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट। तो लॉ ने रिक्वायरमेंट रख दी, अगर इन्हें अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी को क्या लग रहा है? इंड AS, तो इन्हें और इन्हें भी क्या लगेगा? ऑटोमेटिकली 500 करोड़ नहीं देखने फिर इनके। ठीक है, ठीक। अब रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसे तो इंड AS लग रहा है। ठीक है। अब जियो पता है आपको प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड जब कंसोलिडेट होती होगी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ, तो एज एन प्राइवेट कंपनी जियो, क्या उसको भी इंड AS फॉलो करने पड़ते होंगे?
यस, मैंडेटरी है, क्योंकि पापा क्या फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी क्या फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस, चले आगे, अरे यस या नो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट 4 क्या है, सबसेक्शन 4, ठीक है, क्योंकि सबसेक्शन 3 किसका था, कंसोलिडेट फाइनेंशियल, उसका रूल्स क्या है, रूल 6, ठीक है। चले सबसेक्शन 4। अच्छा, 3 सबसेक्शन समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत हो तो रुक सकते हैं। चलें आगे, सबसेक्शन 4, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेल मतलब मुटेंडिस अप्लाई टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 3। इधर सपोज आई एम ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मैं ऑडिटर हूँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, ठीक। तो मैं क्या इसकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा या मैं कंसोलिडेट चेक करूंगा, दोनों चेक करूंगा। तो लॉ बोल रहा है स्टैंड अलोन प्लस कंसोलिडेट दोनों के लिए सेम ऑडिट प्रोसीजर, सेम सब कुछ लगाना। जो स्टैंड अलोन के लिए लगा रहे हो वही किसके लिए लगाना, कंसोलिडेट के लिए लगाना। तो ऑडिटर को 2 ऑडिट करने और 2 ऑडिट रिपोर्ट देनी। एक तो ऑडिट रिपोर्ट किसकी, स्टैंड अलोन रिलायंस की, प्लस एक ऑडिट रिपोर्ट किसकी, जिसमें जियो भी इनकॉर्पोरेट हो गया, फर्दर सभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 4 यही बोल रहा है, मोटेंडिस एज इट इज लिख लो, एज इट इज, बिल्कुल विदाउट एनी चेंज, एज इट इज विदाउट एनी चेंज। अच्छा, तो प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन, व्हाट डू मीन ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या प्रिपेयर होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिजल्ट्स होता है ना बुक्स का, अरे यस यू नो, हाँ। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अडॉप्शंस एंड ऑडिट में सेम ऑडिट प्रोसीजर्स, सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे जो स्टैंड अलोन में लगे। गॉट इट। सबसेक्शन 5 विदाउट प्रेजुडिस टू सेक्शन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 वो 3 बातें जहां बोल रहे थे, ट्रू एंड फेयर, एएस, शेड्यूल 3। अच्छा, उसको हानि नहीं पहुंचा रहे, बट उसके साथ क्या और पढ़ना, सबसेक्शन 5 और पढ़ना। विदाउट प्रेजुडिस मतलब जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो लिखा रहेगा, वो एप्लीकेबल होगा, उसके साथ साथ ये भी एप्लीकेबल होगा। क्या पढ़ते हैं, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, डेविएशन फ्रॉम एएस। व्हाट डू मीन ऑफ डेविएशन, यस, डिफरेंस। फॉर एन एग्जांपल, एएस 10 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बोलता है, और ये बोलता है डेप्रिसिएशन का जो मेथड होगा ना बॉस, वो क्या होगा, ऐसे ना। बट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई एएस, ठीक है। तो मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ये कंप्लाई क्या नहीं करते, एएस तो ये फॉलो नहीं करते, ठीक है। और मैंने डेप्रिसिएशन कैसे बुक कर दिया, WDV से, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा डेप्रिसिएशन में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा कि नहीं, यस। तो ये डेविएशन, ये डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, डेविएशन डिस्क्लोज। कहाँ डिस्क्लोज करना है गौरव, फाइनेंशियल स्टेट कौन करेगा, चलो लिखता जाता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करेगा, ऑडिटर। कौन करेगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया था,
इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। हमें तो केवल चेक करना है या क्रॉस करना है, हम तो चेक करें, मेकर नहीं। मेकर कौन है? मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये डिस्क्लोजर कौन करेगा? बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अकाउंटेंट, उस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, ठीक है, ठीक है। तो ये डेविएशन डिफरेंसेस क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। कहाँ पर? डिस्क्लोजर। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बच्चा क्या होता है? 5 में से डिस्क्लोजर होता है ना, तो वहां पे डिस्क्लोज कर देना। क्या डिस्क्लोज करना? आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देयरफॉर फॉलोइंग डेफिशिएंसीज, डिफरेंसेस, डेविएशन आर एज फॉलोज। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SLM मेथड से ये डेप्रिसिएशन, माय मेथड इज दिस, डेप्रिसिएशन दिस, डिफरेंसेस इज दिस, ये बताना पड़ेगा। ठीक है जी, पूछिए। होनी चाहिए। डिफरेंट इसलिए बना रहे हैं, आपको पता है कि यस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी में, मुझे नहीं पता कि 129 सेक्शन क्या है। मैंने तो क्या करा, जो बचपन में वो मैडम बता दी थी ना, 10% डेप्रिसिएशन ले लो, WDV से बुक कर लो, कॉस्ट और NRV बुक कर लो, बताती थी ना मैडम, तो मैं तो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना गया। ठीक, बट आई एम अ कंपनी, माई क्लाइंट इज कंपनी, देयरफॉर वो कंपनी क्या कंप्लाई करती होनी चाहिए। आप तो ऑडिट करते समय लिखोगे ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट, ट्रू एंड फेयर, बोल पाओगे क्या? अगर एक कंपनी एएस फॉलो ही नहीं करती तो ये लाइन लिख दोगे क्या ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? नो, इट इज अ बिग बिग मिस्टेक इन अ कंपनी। बट उस कंपनी को बोला गया कि आप क्या करेंगे, छुपाएंगे नहीं। अगर आपने छुपाया तो ये महापाप हो जाएगा। बोल दो सबके सामने, हाथ खड़े कर दो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग्स नहीं बनाए, अकाउंटिंग। बोल दो, तो हो सकता है कुछ आपकी गलती माफ हो जाए। ठीक है, ये वो बात कर रहे हैं। तो क्या लिख रही थी लाइन सबसेक्शन 5 की, विदाउट प्रिजुडाइज, मतलब जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो तो लिखा रहेगा एज इट इज, बट सबसेक्शन 5 में अगर कोई कंपनी फॉल करती है तो उसे ये काम और करने पड़ेंगे। सबसेक्शन 1 तो एज इट इज प्रोटेक्ट रहेगा। सभी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, एस के अकॉर्डिंग्स। ठीक है, चलें क्या? चलो, रीजन ऑफ डेविएशन, क्यों ऐसा करा, रीजन दीजिए। पहले तो डिफरेंस की अमाउंट बताइए, फिर इसके साथ रीजन दीजिए। ठीक है, एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स, व्हाट डू मीन ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स? इससे प्रॉफिट होता, लॉस होता, एसेट्स बढ़ती, क्या होता वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंड फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी ऑफ सच डेविएशन। ठीक है, ओके। चलो आगे, सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? सीजी में व्हाट कर भी सकते हैं, नहीं भी। सीजी में एग्जेम्प्ट मिला क्या? हाँ, सीजी में एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ कंपनीज फ्रॉम कंप्लाई विद दिस सेक्शन। सीजी क्या कर सकता है, बोल सकता है चलो अडानी तुम 129 फॉलो मत करो, अडानी ग्रुप को हटा देगा। ठीक है, ऑन इट्स ओन, अपने आप या किसी कंपनी की एप्लीकेशन पे। ठीक है, ओके। इफ इट इज कंसिडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, मार्क कीजिए जरा, पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट डू मीन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? What do you mean of public interest? हाँ, ये तो पता है सबको, हिंदी पब्लिक के हित में, बट व्हाट डू यू मीन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? एक बच्चे ने मेरे से रिव्यू दिया, फाउंडेशन का बच्चा है, अभी पेपर देगा सितंबर में, एडवांस में क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। सर
आपका पढ़ाना सब कुछ ठीक है, जब आप रुक जाते हो ना एक चीज पे, व्हाट डू मीन पब्लिक इंटरेस्ट, जब सारा कुछ समझ में एकदम चला जाता है। मैंने क्या ऐसे कैसे, अच्छा व्हाट डू मीन पब्लिक इंटरेस्ट, अरे क्या सीजी कभी भी अडानी को बोल सकता है क्या, मोदी जी कभी भी अडानी को फोन कर गया अरे छोड़ो ना, क्या ये एस फॉलो कर रहे हो, रहने दो। अगर पब्लिक के हित में तो बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट, किसके हित में काम कर रहे हैं, तो उनको बोल सकते हैं चलो आप इतनी कंडीशन फॉलो मत करो, आप थोड़ा कम फॉलो करो। ऐसे नहीं किसी भी कंपनी को फोन उठाया मिलाया कि छोड़ो चलो 129 फॉलो मत करो। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जिससे ऑल ओवर पब्लिक, नॉट द मेंबर, नॉट द डायरेक्टर्स, नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पूरा ऑल ओवर इंडिया को क्या हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा हो, तो ही करेगी क्या सीजी इस काम को। तो लिखिए बेनिफिट टू होल ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड इट्स पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, कौन मुझे 6 सबसेक्शन बताएगा, लक्ष्य बताओ, नहीं, चलो 1 to 6, 6 to 1 बताओगे, चलो। सबसेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट 3 कंडीशन, कौन सी, ट्रू एंड फेयर व्यू, AS, स्केड्यूल 3। सबसेक्शन 2 AGM में रखने हैं वो FS, स्टैंड अलोन FS, कंसोलिडेट FS। सबसेक्शन 3, अच्छा रूल 6 किन्हीं किन्हीं नहीं लगेगा सर, अगर हिंदी में बात करो इंटरमीडिएट सबसी को नहीं लगेगा, प्लस सारे मेंबर क्या देंगे, रिटर्न में कंसेंट देंगे, प्लस अगर एक भी मेंबर का पोजीशन आया तो फिर बनाना पड़ेगा कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिक्योरिटीज लिस्टेड ना हो। थर्ड कंडीशन अल्टीमेट होल्डिंग प्लस इंटरमीडिएट होल्डिंग को भी इंडेस लगाना पड़ेगा, अगर अल्टीमेट होल्डिंग को क्या एप्लीकेबल हो रहा हो, इंडेस, राइट। सबसेक्शन 3 व 4 सर आपको प्रिपरेशन में, ऑडिट करते समय, इंस्पेक्शन करते समय सेम प्रोसीजर अप्लाई करने हैं जो स्टैंड अलोन में करें, वही कंसोलिडेट में अप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या दें, ट्रू एंड फेयर व्यू दें, वो भी क्या हो, AS या इंडियस के अकॉर्डिंग बने। थर्ड कंडीशन स्केड्यूल 3 फॉलो हो, और ऑडिटर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग लगाएगा, यस, वो भी एज इट इज लगाएगा जो स्टैंड अलोन पे लगाया था। सबसेक्शन 5 विदाउट प्रिजुडाइज अंडर सबसेक्शन 1, जो 3 कंडीशन लिखी है वो तो लिखी रहेंगी, प्लस अगर किसी भी कंपनी ने AS फॉलो नहीं करे तो क्या करेगा, डेविएशन डिस्क्लोज करेगा, उसका रीजन डिस्क्लोज करेगा, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट डिस्क्लोज करेगा। सबसेक्शन 6 सीजी किसी भी क्लास ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकते, प्लस पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उस पर लिखिए सबसेक्शन 6 पे सीजी में एग्जेम्प्ट प्लस पब्लिक इंटरेस्ट, फटाफट से। सीजी में एग्जेम्प्ट प्लस पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। चलें आगे, सब कुछ तो याद है आपको, फिर क्या पढ़ रहे हो। सबसेक्शन 7, चलो इधर, इफ कंपनी कॉन्ट्रवेंस तोड़ती है, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। एंटायर कंपनीज एक्ट में या तो उनकी पेनल्टी रिस्पेक्टिव सेक्शंस में होंगी, नहीं तो उनकी पेनल्टीज 447 में होंगी, 448 में होंगी, ठीक है। अगर किसी भी सेक्शन में उसकी पेनल्टी नहीं दी तोड़ने की तो एकदम डायरेक्ट मूव कर जाओ 447, ठीक है। इफ द कंपनी कॉन्ट्रवेंस दिस सेक्शन, व्हाट सेक्शन, 129 ओनली, द फॉलोइंग शैल बी रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, पहला MD, व्हाट डू मीन ऑफ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। इधर ध्यान देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हायरार्की होती है, आपको पूरे एंटायर कंपनीज एक्ट में नहीं बताया, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस सुना है, ठीक। अब पढ़ेंगे फाइनल में जाके कि एक कंपनी में मैक्सिमम
कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15 ठीक है, उससे कम कर सकते हो, बट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की भी लिमिट है। जैसे ओबीसी में 1 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए मिनिमम, और पब्लिक में 3 चाहिए। बट पब्लिक में मेंबर कितने चाहिए? 7। ये एक डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, पब्लिक कंपनी, रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, यस इट इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी सर, ठीक है, इसका शेयर लिस्टेड है, ठीक है। इस कंपनी में 14 डायरेक्टर हैं, कितने? 14। क्या इस कंपनी ने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट कंप्लाई कर दी? क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो कितने चाहिए मिनिमम? 3 और मैक्सिमम 15। इसने कितने रखे? 14। क्या कंप्लाई हो गया? यस। अब हायरार्की सुन लीजिए, इधर सबसे टॉप पे बैठे होते हैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे होते हैं WTD, ठीक है, लिख भी सकते हैं, एक पेज पे लिख लो कहीं, क्योंकि हर बार ये तकलीफ देंगे आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हायरार्की पढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर बैठे होंगे MD, फिर उसके नीचे आएंगे WTD कौन? होल टाइम डायरेक्टर। कई सारे हो सकते हैं WTD, कोई संख्या नहीं है इनकी। WTD ठीक। अब इनके भी नीचे कौन आएगा? मैनेजर्स। ये भी कई सारे हो सकते हैं। अच्छा, ये इनके नीचे है, इनका मतलब ये इनके अंडर काम नहीं करते, हायरार्की कुछ इस तरह है। तो कौन आएगा? मैनेजर्स। फिर कौन आएगा? अच्छा, फिर आएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर कौन आएगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बस, क्या बात हुई? कुछ पूछना है? फिर कौन आएगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, किन्हीं कंपनी में इन लोगों को भी क्या कह दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बल्कि यहां से यहां तक भी, ये भी किसका पार्ट बन जाता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। अच्छा, इसके नीचे अगर हम बात करें, जो इनके नीचे, इनके एक नीचे पायदान पे लोग बैठे होंगे, अच्छा, इन सबके नीचे, बिलो अबव दीज पर्सन, इनके नीचे जो पायदान पे बैठा होगा, इन सबको बोला जाता है कि मैनेजरियल पर्सन, KMP। Therefore, all board of directors are the KMP, yes। प्लस इनके नीचे जो एक स्थान पा रहे हैं, इनके नीचे, हाँ, होता है ना हायरार्की, जो नॉन एग्जीक्यूटिव के नीचे बैठे हैं वो भी किसका पार्ट माने जाएंगे? KMP का। KMP स्टैंड्स फॉर की मैनेजरियल पर्सन्स। गॉट इट? अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव में भी 2 बच्चे होंगे। अच्छा, क्या क्या? देख लीजिए। नॉन एग्जीक्यूटिव में होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैलेंस बचे हुए। अच्छा, वुमेन डायरेक्टर भी बताया था सर आपने, वो कहाँ बैठेंगी? वो किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाएं, ये स्थान ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। अच्छा, रिलायंस 2013 में जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसने क्या बोला? जिन कंपनी की टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा, फाइनल में पढ़ेंगे, उन कंपनी को एक डायरेक्टर क्या रखनी है? वुमेन। अब वुमेन कौन है? नीता अंबानी, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ रखा पता है? यहाँ पे रखा उन्होंने, कोई गड़बड़ थोड़ी ना करी है, एक रखनी थी ना। अच्छा, यहाँ कौन बैठा है? मुकेश अंबानी, ठीक है। चलें आगे, सही है सर। अच्छा, ये क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत करेंगे। ये क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट। ये डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट। डायरेक्टर आर द एम्प्लॉइज, यस। दे आर ऑल्सो एम्प्लॉइज, यस यस यस।
दे आर ऑल्सो एम्प्लॉइज। आपने तो बोला ऑल द डायरेक्टर आर द एम्प्लॉइज एक्सेप्ट, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिख लीजिए इसके नीचे, ऑल डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज एक्सेप्ट, फटाफट लिखिए, ऑल डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज एक्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो देख लेते हैं क्या है, नहीं तो दिक्कत करेंगे। पहले लिख लो फिर बात करते हैं। तुलसी को कुछ नहीं लिखना, सब कुछ पढ़ रखा है इसने। चलो लिख लिया और सही है सर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, थोड़ी इस पे आप पर्दा हटाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी में कैसे वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली, मतलब ये एम्प्लॉय नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय नहीं है तो क्या अपने एम्प्लॉयर की सुनेगा? नहीं, आज के ज़माने में कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ सही बात है। अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो क्या कंपनी की सुनेंगे, डायरेक्टर्स की सुनेंगे? नहीं। तो इनका काम ही क्या है, कंपनी में जो गड़बड़ हो रही है उसको निकालना, राइट। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया जाता है। हर कंपनी में नहीं, आप फाइनल में पढ़ेंगे किन किन क्लासेस ऑफ कंपनी में। इसका एक एग्जाम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जो कौन देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फीस कितनी होती है इनकी, 4 सिटिंग फीस लगती है मिनिमम कंपनी में, 4 बार आते हैं मिनिमम, मैक्सिमम कितनी बार भी आ सकते हैं। और एक बार आने की फीस कितनी है इनकी, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लाख रुपए। ठीक है, चले आगे। अरे ऐसे नो, अरे हंस रहे हो, चले आगे। यस सर, सीए बनने के पैसा तो कमाओगे ना, ये धर्मार्थ खोलोगे पैसा तो कमाओगे, तो पैसे की बात कर रहे हैं ना। हाँ, सबसेक्शन 7, इफ कंपनी कॉन्ट्रावेंस व्हाट, कौन, कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ मैनेजमेंट लिखा होना चाहिए ना, company contravenes. If the company contravenes this section 129, following shall मतलब liable होंगे ही होंगे, कौन, MD, WTD, CFO। अच्छा, ये जो बिलो द बेल्ट आ रहे हैं ना, यहाँ पता है कौन आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के, कंपनी सेक्रेटरीज, CMAs, एडवोकेट्स, राइट, यहाँ बैठे होते हैं वो आके। अच्छा, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ज़्यादातर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद सच ड्यूटी। अच्छा, जो किसके बिहाफ पे ड्यूटी कर रहा हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे, वो भी कौन होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं। और इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफिसर मेंशन्ड अबव, तो सारे के सारे कौन, यहां तक नॉन एग्जीक्यूटिव थे। ठीक है, रेयस है, ठीक है। अच्छा, पनिशमेंट पढ़ते हैं, पनिशेबल विद जेल अप टू व्हाट, अप टू हद से हद 1 साल प्लस, और अच्छा, और फाइन कितना, 50,000 टू 5 लाख फिक्स है, 50 मिनिमम फिक्स, मैक्सिमम 5। ओके, और दोनों भी, ठीक है। अच्छा, ये अप टू 1 ईयर 50 से 5 लाख डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट। तो ये मेरिट वाली कोर्ट, फिर
यस लिखिए, डिसाइडेड बाय स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट, हाँ स्पेशल कोर्ट, हाँ हाँ अच्छा वो पूछ लिया वो कहाँ होती है? हाँ, जो नॉर्मल कोर्ट होती है मेरठ की, यहाँ 2 सेशन बैठते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल, वही बैठते हैं। ठीक है, ये स्पेशल कोर्ट क्या है? ये स्पेशल कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बट ये जो नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट होती है उसके जैसे नहीं होती, इसकी अलग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर भी बैठ सकती है क्योंकि इसमें एक ही जज होता है। ठीक है, कहीं भी बैठ सकती है, बट सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट कहाँ बैठेंगी? रेस्पेक्टिव कोर्ट्स में, और स्पेशल कोर्ट कहीं भी लगाई जा सकती है। ठीक है, किसकी ब्रांच है स्पेशल कोर्ट? क्रिमिनल कोर्ट की। ठीक है, अच्छा क्रिमिनल कोर्ट का दूसरा नाम सेशन कोर्ट, पता है? नहीं, क्रिमिनल कोर्ट का दूसरा नाम सेशन कोर्ट। तो पहला क्रिमिनल कोर्ट, अरे यस या नो? अच्छा, इसकी एक ब्रांच यस, इसकी एक ब्रांच का नाम क्या दिया? स्पेशल कोर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? सेशन कोर्ट, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है? एडिशनल सेशन कोर्ट। फटाफट से लिखो कहीं पे। इसका दूसरा नाम सेशन कोर्ट। अच्छा, ये बात है। ये स्पेशल कोड भी आप फाइनल में पढ़ेंगे, आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, चलो चले। नौ हमने पढ़ा सेक्शन 129। सेक्शन 129 बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, समझा हमने अच्छी तरह। कितने बार बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल में? एक बार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन बच्चे? बैलेंस शीट एक साल में एक बार बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक बार बनेगा, सीएफएस क्या? कैश फ्लो एक बार बनेगी, और स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? चेंज इन इक्विटी, मतलब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओपनिंग, चेंजेस एंड ऑल, ये कितनी बार बनेंगे? एक बार बनेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट है, ये हिंदी में बात करें। अच्छा, और डिस्क्लोजर कितनी बार दोगे? एक बार। +1 क्या था? हाँ अब आएगा बात। +1 नोट करवाएगा, स्टेटमेंट, हाँ आगे, ऑफ कुछ अच्छी बात करनी थी ना, सब्सी की अच्छी बात, जेवी की अच्छी, क्या नाम था कुछ अच्छी बात? जिन कंपनीज को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, उनको कुछ अच्छी बात करनी थी ना, पलट लो। बड़ी जल्दी भूलते हो आप लोग, बताओ। हाँ हाँ, अच्छी बातें बतानी थी ना। क्या अच्छी बात? स्टेटमेंट ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ, अरे बता दो, साइलेंट फीचर्स ऑफ सबसी, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, राइट। +1 में तो यही था, मुझे तो यही पता है। ठीक है, बट लॉ ने बोला एक साल में एक बार दोगे, अच्छी बात है, तो देना ही पड़ेगा हर कंपनी को, बट आपको क्या करना चाहिए? क्वार्टरली भी अपने रिजल्ट्स देने चाहिए। क्वार्टरली, यस, एक क्वार्टर पूरा हुआ। एंटायर कंपनीज एक्ट में क्वार्टर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल टू जून,
स्टैंडर्ड क्वार्टर, ठीक, जनवरी से नहीं, अप्रैल से, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। तो हर एक क्वार्टर एंड हुआ, क्या दे दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो उस क्वार्टर के, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, अमेंड सेक्शन है आपका सेक्शन 129A, पीरियोडिकल हर 3 महीने में, 6 महीने में पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सीजी में कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। रिक्वायर सच क्लास एंड क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड जिनके शेयर लिस्टेड ना हो। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी कैन बी द पब्लिक कंपनी, हो सकती है ना, ठीक है। एज मे बी प्रेस्क्राइब, फर्स्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस एंड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, ठीक है। क्या कह सकती है, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ BOD एंड कंप्लीट ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच रिजल्ट इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब। फाइल अ कॉपी विद ROC, कितने दिन, 30 days ऑफ completion of relevant period with prescribed fee। मतलब क्या कह दिया इन्होंने कुछ नहीं बोला, इधर ध्यान देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लिस्टेड जिनकी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, लिस्टेड। रिलायंस, अडानी, टाटा है सबकी, TCS, इन्फोसिस, HCL, ठीक है। इनकम लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। इन कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट देने मैंडेटरी हैं, लिख लीजिए। लिस्टेड कंपनी प्रोड्यूस, लिस्टेड कंपनी शैल प्रोड्यूस, शैल 100% प्रोड्यूस, व्हाट प्रोड्यूस, पीरियोडिक हाँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और ये फाइनेंशियल रिजल्ट पीरियोडिक मींस एवरी क्वार्टर बिफोर किसके सामने, ROC, विद इन 30 days। लिख लेना, ठीक है। मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। देन अनलिस्टेड के लिए सीजी चाहेगी तो बोलेगी, और यहां पीरियोडिक क्या होगा, हो सकता है क्वार्टर, हो सकता है 6 months, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दी सीजी, ठीक है। तो 129A इज एन डिपेंडिंग अपॉन सीजी सेक्शन, इट इज नॉट एन कंप्लायंस सेक्शन, लिख लो। Section 129A is depend upon CG wants. It is not an compliance section. देखो ऐसे लिखना पड़ेगा बुक पे, जिससे याद होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, CG ने अगर सोचा कि नहीं अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कि क्या करो, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, तो ठीक है, आपको उस पीरियोडिक में, मतलब उस क्वार्टर में या 6 months के बाद क्या देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल, किसको, ROC को। प्लस CG ये भी बोल सकती है कि जैसे आप एनुअली ऑडिट कराते हो ना, ये क्वार्टरली ऑडिट कराओ। किससे ऑडिट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। अरे यस या नो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो ABC है एंड की कंडीशन है और की है, लिख लो प्लस 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 फटाफट। चले सेक्शन 130 से पहले चलते हैं 128 पे, जो छोड़ के आए थे 128। अच्छा, उससे पहले सेक्शन, नॉट अ सेक्शन, पेज नंबर 65 पे आ जाओ। AOC1 दिख रहा है, पढ़ा था ना आज, कोई भी लाइन नहीं पड़ेगा अंदर की। क्या था AOC1 में, पढ़िए,
स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट +1 की कंडीशन है, लिख लो AOC1 प्लस इज माई +1, जिससे याद रहे AOC1 इज माई +1 कंडीशन, जिसमें क्या जाएंगे, साइलेंट फीचर्स जाएंगे सबसी के, जेवी के, एसोसिएट के। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ वापस से सेक्शन 128 पे। क्या कह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ETC, अच्छा टू बी केप्ट बाय कंपनी। अच्छा अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पलटो पेज, पीछे दे रखा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स व्हाट? सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेल्स एंड परचेजेस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आइटम ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148। अच्छा, तो सारी की सारी जनरल एंट्री इज माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलो चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, व्हाट सेक्शन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, BOA means books of accounts and other relevant books and paper। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों काटा? क्योंकि उसका सेपरेट सेक्शन है 129। कंपनी टू प्रिपेयर BOA, ठीक है, एवरी कंपनी क्या प्रिपेयर करेगी? शैल प्रिपेयर एंड कीप BOA एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पर? एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से अलग हट के जाना है तो जा सकते हैं क्या? अगर मुझे अपनी BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखनी, कहीं और रखनी है, तो मैं रख सकता हूँ क्या? कुछ AOC 5 पढ़ा था हमने, AOC 5 पढ़ा था, चाहे उस समय आप पढ़ना नहीं चाहते थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था उस दिन। चलिए पढ़ते हैं, अभी आएगा AOC 5। तो एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप, प्रिपेयर मतलब एंट्री भी वही होगी और सेव भी वही करना पड़ेगा। कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस। रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई। एड्रेस हमें क्या पता क्या है रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस? देखना है, होमवर्क पे लिख लो MCA मास्टर डेटा। आप जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे MCA मास्टर डेटा V3। क्या लिखेंगे गूगल पे? MCA मास्टर डेटा V3, राइट। वहां पे ऑप्शन आएगा सर्च कंपनी, वहां पूरा नाम लिखना पड़ेगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सर हमें तो समझ नहीं आता, लिख के दिखा दो सब चीज। गूगल तो नाम सुना है? हाँ चलो, गूगल पे जाकर सर्च करिएगा क्या? MCA मास्टर डेटा V3। इसमें आएगा सिलेक्ट कंपनी, जहां लिखा होगा सिलेक्ट कंपनी उस पर टैप कीजिएगा। अरे देख लो इधर, वहां टैप करने के बाद अपनी कंपनी का नाम लिखिएगा, विदाउट ऐसे लिखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? आर्टिकलशिप के लिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बाद आपसे कैप्चा मांगेगा, कैप्चा दे देना उसको। फिर उसके बाद आप दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे, उसका सिन नंबर आएगा कंपनी का, आपको सिन नंबर शो होगा। उस सिन नंबर पे क्या कीजिएगा? टैप कीजिएगा, फिर दोबारा से कैप्चा मांगेगा। कैप्चा कोड जब आप डालेंगे तो आपको मास्टर डेटा मिल जाएगा, किसका? ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उसमें क्या होगा? कंपनी का सिन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नाम होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा, ROF, जो आप सुनना चाहते हो। उसकी कितनी कैपिटल है, कितनी पेड अप है, कितनी ऑथराइज है, कितने डायरेक्टर हैं, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, चलो चले, अब इधर ध्यान दे लो, ये होमवर्क है, ठीक है सर।
ये एक्टिविटी कराते रहो बस पूरे दिन में। तो सेक्शन 128 BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखनी है, कहाँ बनानी है, अकाउंटिंग भी वहीं, कीपिंग भी वहीं, ठीक है। एंड ये भी क्या देती हूँ, अगर ये ट्रू एंड फेयर देंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या देंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस, इनकी सब्सिडी क्या देती हूँ, वो भी क्या देंगे फिर कंसोलिडेट में, ट्रू एंड फेयर। अगर इनपुट, हमने बचपन से क्या पढ़ा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगर इनपुट ही गार्बेज जाएगा तो प्रोसेस भी क्या होगा, गार्बेज, और आउटपुट भी क्या निकलेगा। तो इनपुट BOA कैसे हो, ट्रू एंड फेयर, तो प्रोसेस भी क्या होगा, ट्रू एंड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या निकलेंगे, गॉट इट। चलिए आगे, सच बुक्स शैल बी केप्ट ऑन एक्वरल बेसिस, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड एज पर डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। नोट, सच BOA मे बी केप्ट बाय, मार्क कर लो, सच अदर प्लेस इन इंडिया। अगर रिलायंस कल को चाहे कि उसे मुंबई से BOA उठाकर मेरठ में शिफ्ट करने हैं, कर सकता है, यस। दिल्ली में करने कर सकता है, US में करने हैं, नहीं कर सकता। तो BOA मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। अच्छा, इन्फॉर्म करेंगे डिसाइड करने के बाद किसको, कितने दिन में, हाँ लिखो एक्सेप्शंस, ये पहला एक्सेप्शन है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा ROC के पास कितने दिन में जाते हैं, बट सेक्शन 128 में, ठीक है। ये एक चार्ट बन जाएगा एक्सेप्शंस का, बन जाएगा। क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 128 BOD या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके पास जा रहे हैं, ROC के, कितने दिन में, 7। वैसे नॉर्मली कितने दिन में जाते हैं, चलें। किन फॉर्म को लेकर जाएंगे, फॉर्म AOC 5, AOC 5 लिखा है, अच्छा। 7 days of such decision by filing a notice in writing in form AOC 5 giving full address of मेरठ। पूरा एड्रेस क्या बताना पड़ेगा, मेरठ, किस में, AOC 5 में। जरा पलटो AOC 5 पढ़ो मेन पेज पे, जो पढ़ रहे हो ना उसे टिक करते जाना। AOC 1 को टिक करो, AOC 5 को करो। 5 पे क्या लिखा है, नोटिस टू डिक्लेयर मेरठ एड्रेस ऑफ लोकेशन इन विच BOA आर मेंटेन, सही है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन है यहाँ पर, पूछूं, हाँ पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो ICI पूछ लेगा सब। रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, हम सभी जानते हैं, ठीक है, लिख के कर लेते हैं। रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई, ठीक। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड करा, इन्होंने डिसाइड करा कि हमें BOA का प्लेस क्या करना है, चेंज करना है। BOA का प्लेस इधर देख लीजिए, BOA का प्लेस चेंज करना है। कहां से चेंज होगा, क्योंकि 128 क्या कहता है, मुंबई में रखो, तो आपको BOA कहां रखने पड़ेंगे पहले, फिर ही तो चेंज करोगे, ठीक है। चेंज करना है तो क्या चाहिए, BOD की डिसीजन चाहिए, डिसीजन मतलब कंसेंट चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं। और ये कंसेंट अगर मिल जाती है तो फिर किसके पास जाना है, कितने दिन में, विदिन 7 days, एक्सेप्शन है। 7 days भी कहां से, जब डिसीजन लिया वहां से, ऑफ या फ्रॉम, ऑफ, ये बहुत बड़ी चीज है ऑफ। अगर यहां फ्रॉम लिखा होता तो डिसीजन डे को पहला दिन नहीं मानते, पहला दिन अगला दिन। अब ऑफ लिखा है तो डिसीजन डे इज माय फर्स्ट डे, ऑफ डिसीजन डे,
डे या डेट कुछ भी बोल लो, ठीक है। आरओसी क्या कर देगा? बीओए का एड्रेस चेंज कर देगा, अरे यस या नो? दिस मीन्स if BOA addresses changes, that means the ROA addresses also changes। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर if BOA address is changed, then it means the registered office address is also changed। हाँ जी, क्या लगता है? क्यों? अब भी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में रहेगा? अच्छा, तो AOC 5 भर के हम RO एड्रेस चेंज नहीं कर सकते? अच्छा, ठीक है। AOC स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग एड्रेस चेंज हो गया। अब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, उसने सोचा कि मैं अपने टेक्सटाइल बिजनेस के अकाउंट्स रखूँ मेरठ में, पेट्रोलियम के दिल्ली में, और बचे हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी वर्क है मेरे, उन सब के मुंबई में। उसे कितने AOC 5 भरने पड़ेंगे? क्या हम एक से ज्यादा AOC 5 भर सकते? शांति की हो गई? यहां तक समझ में आया ना? चलो, ये तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें कितने AOC 5 भरने हैं अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट 3 जगह रखने चाहते हैं? कहाँ रखने चाहते हैं? बड़ा काम है बहुत, रखने चाहते हैं 3-3। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्लेस, BOA का प्लेस रखना चाहते हैं, एक तो मेरठ, सेकंड दिल्ली, एंड थर्ड मुंबई। अरे यस या नो? तो मुझे कितने AOC 5 भरने पड़ेंगे? 2। क्या मैं एक से ज्यादा भर सकता हूं? एक में क्या? तीनों चीज मेंशन कर दो। पढ़ो जरा, वहां प्लेस लिखा है, प्लेसेस लिखा है, क्या लिखा है? प्लेस। तो इतना ध्यान से पढ़ना होता है? हाँ, पढ़ना तो होता ही है इतने ध्यान से। हम प्लेसेस लिखा है, प्लेस। तो कितने AOC 5? 1। अब भी 1, 2। हाँ, कितने? यही तो MCQ है। 1 2 3 4, बस खत्म। 2 नंबर गए। हाँ जी, क्या लगता है लक्ष्य? आपका नाम क्या पीछे जो बैठा है? कृष्णा। क्या लगता है कृष्णा? हाँ जी, विद दिस नोट आज की क्लास करते हैं समाप्त, ठीक है। आप बताएंगे मुझे कितने AOC 5 भरे जाएंगे, फिर कल को यहीं से स्टार्ट करेंगे।